स्वागत है आप लोग का। हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार को। मूल अधिकार में हम लोगों ने जो पहला अधिकार है समता का अधिकार, उसको जाना था, जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया गया था। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार को जाना था, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार को, जो तीसरा अधिकार है। इसका 23 और 24 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण का अर्थ समझ लेते हैं। शोषण किसे कहते हैं? तो शोषण मतलब कि जब एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, या किसी एक समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे समूह को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, या उस पर जोर जबरदस्ती द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के लिए विवश किया जाए, एक तरह से वो शोषण कहा जाएगा। शोषण में व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पे मजबूर कर दिया जाए, वही शोषण है। तो इसके विरुद्ध हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हर व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया गया है। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि जो मूल अधिकार होता है वो राज्य के विरुद्ध दावा होता है। लेकिन एक आर्टिकल पढ़ा था हम लोगों ने, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। उस आर्टिकल में हम लोगों ने जाना था कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, व्यक्ति के विरुद्ध, मतलब कि अपने जो आस परिवेश के लोग हैं या जो नागरिक हैं उनके विरुद्ध भी प्राप्त है। उसी प्रकार से ये जो अधिकार है ये भी राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा करता है कि कौन कौन सा जो अधिकार है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। और एक और आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था 15(2), जिसमें सार्वजनिक स्थानों पे जाने से किसी को रोकना, मतलब जितनी भी कुरीतियाँ चली आ रही हैं वो उसको यदि निषिद्ध किया गया है संविधान के द्वारा मूल अधिकार में, तो सभी राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध वो अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है। तो एक एक अनुच्छेद को क्रम से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 23 में 2 खंड है, 23(1), 23(2). तो 23 में दिया गया है कि मानव पार और बालात श्रम प्रतिषेध। ठीक। आर्टिकल 23(1) के तहत मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम को प्रतिषेध किया गया है। क्या इसकी भाषा कहती है कि मानव का दुर्व्यापार और व्यवहार तथा इसी प्रकार का अन्य बाल श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि इसके अनुसार दंड नहीं दिया जाएगा, जो हमारी विधायिका है उस पर लॉ बनाई रही होगी, या कोई उसके आधार पे इसको दंडित किया जाएगा। जो ये कार्य करेगा, ये नागरिक करे या राज्य करे, उसको दंडित किया जाएगा। तो अमूमन राज्य तो करेगा नहीं, लेकिन नागरिक ही अक्सर मामले में किया करते हैं, तो उनके विरुद्ध यह अधिकार काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, एक एक का अर्थ समझते हैं पहले। और समझ लिए पूरा ये आर्टिकल समझ लिए, बहुत ही आसान है। बस ये सब अपने समाज में जो हम लोग देखते रहते हैं, बस एकदम सीधे आप सटीक रूप से जान पाएंगे कि ये क्यों जरूरी है अधिकार। मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार क्या है? देखिए, संविधान में केवल इतना ही दिया गया है, मानव दुर्व्यापार, मतलब कि मानव का व्यापार किस प्रकार से? तो गैरकानूनी हिसाब से उसका यदि व्यापार किया जाए तो उसको वो प्रतिषिद्ध किया गया है इस आर्टिकल के तहत। तो मानव दुर्व्यापार में क्या होता है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो मानव का क्रय विक्रय एक तरह से कर सकते हैं, या अमेरिका में
अमेरिका में जो ये प्रावधान दिया गया वहाँ पे सीधे उल्लेख दे दिया गया कि दास प्रथा का अंत, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित नहीं रहा, तो इसलिए दास प्रथा यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन इसमें वो समाहित है। तो दास प्रथा हो गया। फिर जो महिलाओं का क्रय विक्रय होता है या उनको बच्चों को उनके साथ यदि उनका क्रय विक्रय किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है, तो ये सब सभी बातें इसमें समाहित हो जाती है मानव दुर्व्यवहार। मतलब किसी भी मानव को आप कोई गलत कार्य करने के लिए आप उसका व्यापार करें तो इसको मानव दुर्व्यापार बोला जाएगा। अब किसी कंपनी के द्वारा या कोई फर्म द्वारा जो भी संस्था बड़ी बड़ी आती हैं, वो यदि आपको नौकरी पे रखती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मानव का दुर्व्यापार कर रही है, वो एक कंट्रेक्चुअल चीज़ होता है। यहाँ पे मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि किसी को पकड़ के या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उससे दुर्व्यापार कराया जाए। फिर दूसरा इसका है बालाश्रम। बालाश्रम का क्या अर्थ होता है? बालाश्रम मतलब कि बलपूर्वक कराया गया परिश्रम। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती, जोरों जबरदस्ती लाठी के दम पे या मानसिक दबाव बना के उससे कार्य करवाए तो इसी को बालाश्रम कहते हैं। यह कार्य पारिश्रमिक, भले ही उस कार्य का पारिश्रमिक दे दे, जितना कार्य कराए वो उतना पारिश्रमिक दे दे, लेकिन वो प्रतिषिद्ध किया गया है। मतलब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर किया जाए तो वो बालाश्रम में शामिल होगा। इसमें अमूमन हम लोग देखते होंगे गांव वगैरह में कि बेगार की प्रथा, बेगार में क्या होता है कि व्यक्ति को अनेकों ऐसे काम करा दिए जाते हैं और उसके बदले में परिश्रम नहीं दिया जाता है, तो इसी को बेगार बोला जाता है। मतलब काम आपसे करा लिया गया, आपको उसके बदले में पारिश्रमिक नहीं दिया गया, आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर दबाव है कि बाद में इनको अच्छे से समझा दिया जाएगा, तो इस मजबूरी में वो कार्य करता है बेगार में, तो इसको प्रतिषिद्ध किया गया है। इसमें क्या बोला गया कि यदि व्यक्ति कोई है वो कार्य कराता है बिना परिश्रमिक के बदले या परिश्रमिक दे के भी कराएगा तभी भी बालाश्रम में शामिल हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारी इच्छा ही नहीं है जब वो कार्य करने की, तो हमसे वो जबरदस्ती क्यों काम कराया जा सकता है। तो आर्टिकल 23(1) में यही बताया गया है कि जितने भी मानव का दुर्व्यवहार और बालाश्रम का कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेगा वो विधि द्वारा जो वो बनाया गया है लॉ, विधायिका द्वारा जो विधि बनाया गया है उसके अनुसार वो दंडनीय होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आर्टिकल 23(1) को हम लोग समझा, अच्छे समझ लिए। मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23(1). लेकिन यहाँ पे इसका दूसरा जो क्लाज है, 23 का दूसरा क्लाज, वो बोलता है कि लोक सेवा में जो अनिवार्य सेवा है उससे वर्जित नहीं करता है। जैसे जो कोई भी अनिवार्य सेवा है, इसमें लिख लेते हैं, लोकहित में अनिवार्य सेवा। लोकहित में अनिवार्य सेवा का क्या तात्पर्य है कि जो जनता के हित में हो। कभी कभी सरकार जरूरत पड़ने पे काम सबके लिए अनिवार्य कर देती कि यह काम आपको करना होगा, या किसी समुदाय पर अनिवार्य कर देगी, लेकिन वह कार्य किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी। वो कार्य करवाते वक्त राज्य जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी। मतलब कि जितने भी लोक हित में कार्य हैं उस पे राज्य उसको कार्य करा सकती है। और दूसरा चीज़ देखने वाली चीज़ है कि जो कारागार वगैरह में जो कैदी बंद रहते हैं उनसे भी कार्य करवाया जाता है, तो उनको भी बोला गया है कि अनिवार्य सेवा में वो कार्य करते हैं। क्या पता कोई कैदी वो कार्य करना चाहता हो, तो वहाँ पे यह क्लॉज लागू हो जाता है कि लोकहित में अनिवार्य सेवा, लेकिन उसके बदले में उचित पारिश्रमिक उनको दिया जाना
अनिवार्य है, क्योंकि बिना पारिश्रमिक से किसी से कार्य नहीं कराया जा सकता, चाहे वो राज्य हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लोकहित में अनिवार्य सेवा कराई जा सकती है, भले ही वो आर्टिकल 21 बोल रहा है कि बेकार की बात रोक रहा है, लेकिन पारिश्रमिक देकर। फिर इसका यह अपवाद था, जो दूसरा क्लास है उसका अपवाद है आर्टिकल 23(1) का। बहुत ही आसान है, बस हम लोग क्या होता है कि हम लोग रास्ते में चलते हैं, कहीं भी जाते आते रहते हैं, तो केवल प्राकृतिक सुंदरता को ही देखते रहते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि रास्ते में चलते वक्त जो झोपड़ी पट्टी है या जितने भी क्या कमी है, थोड़ा गंदगी को भी मतलब देखते चलें, क्योंकि जब हम देखेंगे तो काफ़ी चीज़ उससे सीखेंगे। तो यहाँ पे यदि कोई गौर करेगा तो ये सब चीज़ें सबके जीवन में सीधे प्रत्यक्ष रूप से दिखते चली आएंगी कि ऐसा कार्य होता है। बहुत लोग मानव दुर्व्यवहार तो नहीं देखे होंगे, लेकिन ये बालाश्रम वाला तो अमूमन यदि जो गांव परिवेश से बिलोंग करता है वो इसको जान रहा होगा। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। नियोजन प्रतिषेध करता है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने या खान में नहीं लगाया जाएगा या किसी अन्य संकट नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बहुत ही गरीब तबके के जो लोग होते हैं, उनको उनके जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे संकटपूर्ण कार्य में लग जाते हैं, कार्य करने लगते हैं। भाई उनको भी ज़रूरत रहती है, लेकिन उनको समझ नहीं होती है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्या हो, हमारी जो विकास करने की उम्र है वो निकल जाएगा, फिर हम लोग ऐसे ही के ऐसे रह जाएंगे, उत्थान नहीं कर पाएंगे। उनके गार्जियन भी नहीं जान पाते हैं, या बहुत से बच्चे अनाथ जो रहते हैं ये सब, या ऐसे लोग प्रेरित होकर या किसी भी कारखाने वगैरह में काम करने जाते हैं। तो जो भारत देश है वो युवाओं का देश है, एक तरह से कहा जाता है, और ये जो बच्चे हैं वो भारत के भविष्य हैं, क्योंकि जब यह बच्चे ये सब काम नहीं करेंगे, शिक्षा में इनका लगाया जाएगा, यदि पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक अलग भारत का भविष्य निकल के आएगा। जब पर्याप्त कौशल उपलब्ध रहेगा, पर्याप्त मात्रा में प्रतिस्पर्धा होगी, बड़े बड़े विकास के अवसर उत्पन्न होंगे, तो कहाँ से क्या डेवलपमेंट हो सकता है ये कौन जानता है, किस बच्चे में क्या क्षमता है, वो क्या कर गुजरे। तो ये सब इसलिए इसको प्रतिसिद्ध किया गया है, क्योंकि जब तक वो अपना बचपन नहीं जी पाएगा। देखिए क्या होता है कि अमूमन कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो अपना बचपन इधर उधर में बिता देते हैं या स्कूल का दर्शन ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए सरकार ने योजनाएं भी चला रखी हैं कि भाई वो जाएं, मिड डे मील की योजना है कि उनको पर्याप्त भोजन में मिले, लेकिन उतना उनको अवेयरनेस नहीं हो पाता है कि वो उस विद्यालय में जाके पढ़ाई करें। तो यहाँ पे आर्टिकल 24 जो है बोलता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। मतलब बोलता है कि जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको ऐसे कारखाने में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता कि जो परिसंकटपूर्ण कार्य हैं। जैसे एक केस हुआ था, क्या नाम है उनका, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का केस था। उसमें क्या था कि जो दिए सलाई बनाने वाली फैक्ट्री थी उसी में बच्चों को पटाखे वगैरह में उसमें लगाया गया था कार्य पे। तो उन्होंने PIL डाला और उसको कोर्ट द्वारा दंडित किया गया कि भाई तुम बच्चों को लगाए हो, उसका हर्जाना दो, और ये बच्चे कार्य नहीं करेंगे, उन बच्चों के माता पिता को रखो यदि वो सक्षम हैं, और यह राज्य को आदेश दिया कि उसको लागू करवाए। तो इस पे बहुत ही व्यापक प्रभाव डालने वाला यह आर्टिकल है जो कारखानों आदि में
उन बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। तो इस प्रकार से हम लोग आर्टिकल 23 और 24 को समझा। फिर कल हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है कि धर्म में किस प्रकार से स्वतंत्रता है। और धीरे धीरे अब देखिए जितना ज़रूरी है उतना हम लोग को उस टॉपिक पे अध्ययन करना है, इससे बाहर यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, ये व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया यहाँ पे, तो ये नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है यह अधिकार। और दूसरी चीज़ है कि राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ा। यह अधिकार हम लोग जानते रहेंगे तो अपना शोषण नहीं होने देंगे। यदि अपना अधिकार ही नहीं जानेंगे तो शोषण तो होगा ही होगा। जब तक हम जानेंगे कि नहीं हमारा क्या और हमारे विकास में क्या क्या चीज़ें योगदान दे सकती हैं, क्या क्या हमारा अधिकार है, हम किस प्रकार से स्वतंत्र हैं। क्या हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के एक दिन पहले, आज़ादी के एक दिन बाद से लेके अब तक बहुत लोगों ने ये समझ ही नहीं पाया कि आज़ादी के बाद क्या क्या अंतर आया। अब तो धीरे धीरे काफ़ी लोग समझ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बड़ा तबका आज़ादी का मतलब समझ ही नहीं पाता है। वो रहता है जहाँ पे, वहीं पे समाज समुदाय में उससे ऊपर उठ ही नहीं पाता है जल्दी। तो इस वजह से व्यक्ति को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, जीवन में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो उन बच्चों को यदि शिक्षा नहीं प्रदान किया जाएगा तो एक भारत का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, एक तरह से कहा जाए तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को समाप्त किया जाता है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।